कल के लेसन में हमने उपभोक्ता के बारे में अध्ययन किया था। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु की कीमत देकर उसका इस्तेमाल करता है। इसके अलावा हमने उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में पढ़ा था कि उपभोक्ताओं को ठगी, शोषण या कालाबाजारी से बचाने के लिए, या जो कालाबाजारी होती है उससे बचाने के लिए सरकार ने 24 दिसंबर 1986 को एक कानूनी प्रावधान, उनको एक अधिकार प्रदान किया था। इस अधिकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है। और हमारे देश में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। तो उसमें हमने 4 प्रकार के कानूनी अधिकार पढ़े थे कि अगर आप कहीं भी बाजार में जाते हो, आप कोई वस्तु खरीदते हो, सबसे पहले आपको वस्तु की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। आप वस्तु के बारे में चाहिए की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आपको चयन का अधिकार होता है। आप वस्तुओं में से श्रेष्ठ वस्तु का चयन कर सकते हैं। दुकानदार आपको मना नहीं कर सकता कि आपको यही वस्तु नहीं मिलेगी। जो वस्तु आपको पसंद होती है आप उस वस्तु का चयन कर सकते हैं। आपको सुरक्षा का अधिकार होता है कि जो भी वस्तु आप काम में ले रहे हैं उस वस्तु से आपको पूर्णतः सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं मिल रही है तो इसके लिए आप उपभोक्ता संरक्षण, जो भी उपभोक्ता का न्यायालय होता है, उपभोक्ता मंच होता है, उपभोक्ता जो बोर्ड होते हैं, उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके अलावा चौथा जो अधिकार आपको दिया गया था क्षतिपूर्ति का अधिकार। मान लीजिए आप किसी वस्तु को इस्तेमाल में ले रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं, उपयोग में लेने के दौरान अगर आपको किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो आप उपभोक्ता मंच में उस वस्तु को निर्मित करने वाली प्रोडक्ट कंपनी के खिलाफ या जो दुकानदार उस वस्तु को बेच रहा है उसके खिलाफ आप वाद दायर कर सकते हैं। उसके खिलाफ आप दावा कर सकते हैं किस चीज का? क्षतिपूर्ति का। यह तक हमने कल अध्ययन किया था, ठीक है। उसके बाद में उपभोक्ता जो भी होता है, जो वस्तु को खरीदता है, उपयोग में लेता है, उसको सरकार ने तो कुछ कानूनी प्रावधान प्रदान कर दिए। उसके अलावा उपभोक्ता के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। कर्तव्य का मतलब कि एक उपभोक्ता जब बाजार में वस्तु खरीदने के लिए जाता है, एक स्वाभाविक बात होती है कि वो अपने आप को अकेला पाता है। ये उपभोक्ता की विशेषता होती है। दुकानदार उसको अनेक प्रकार की बातों से घेरने की कोशिश करता है, वहां उपभोक्ता अपने आप को दबाव महसूस करता है। दुकानदार वस्तु की अनेक प्रकार की वस्तुओं की जानकारियां देता है, वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और उस दुकानदार के सामने जो ग्राहक होता है वो दब जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप बाजार में वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो आपकी कौन कौन सी वहां पर सावधानियां रखनी चाहिए। आप मान लीजिए कि आपके वहां कौन से कर्तव्य बनते हैं। तो आगे हम टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले उपभोक्ता के कर्तव्य बताएंगे। उपभोक्ता के कर्तव्य। उपभोक्ता का पहला कर्तव्य क्या होता है? वस्तु हमेशा अधिकृत विक्रेता की दुकान से खरीदना। ये आपका पहला कर्तव्य है। जब भी आप बाजार जाते हैं सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि इसकी अधिकृत प्रत्येक कंपनी अपनी एक एजेंसी देती है। विशेषकर इलेक्ट्रिक जो भी सामान आता है, बिजली का उपकरण आता है, आपको फ्रिज खरीदते हैं, कोई भी एसी खरीदते हैं, घरेलू कोई भी इलेक्ट्रिक सामान खरीदते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि भाई मैं जिस वस्तु को खरीद रहा हूं उसके लिए कंपनी ने किस व्यक्ति को नॉमिनेट कर रखा है, अधिकृत किस व्यक्ति को कर रखा है, उसी व्यक्ति से आपको सामान खरीदना चाहिए। कोई भी बाजार में मान लीजिए 1 साल पहले कोई दुकान खुली है जिसकी कोई साख नहीं है, पता नहीं ये दुकान आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, हो सकता है वो दुकानदार अपना सामान बेचने के लिए आपको 500 रुपए सस्ते में वस्तु बेच सकता है। मान लीजिए कि उस वस्तु की गारंटी या वारंटी मान लीजिए कि 2 साल की होती है, दुकानदार आपको 5 साल की गारंटी दे देता है। अब 5 साल मान लीजिए 2 साल बाद में वस्तु खराब हो गई, आप उस दुकान पे जाते हो, वह दुकान पर तो आपको दूसरा बोर्ड मिलेगा, वहां पहले इलेक्ट्रिक सामान की दुकान थी,
अब वहां पर कोई अन्य किसी प्रकार की मिठाई की दुकान या और कोई दुकान खुली मिलेगी, आप पूछोगे सर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक सामान की दुकान थी, वो दुकानदार आस पड़ोस के लोग बोलेंगे वो चला गया, बंद करके चला गया। इसका मतलब हमें बाजार में हमेशा ऐसी दुकान से सामान खरीदना चाहिए जिस दुकान की एक प्रतिष्ठा हो, जो दुकान 20-30 सालों से चलती आ रही है, या कंपनी ने जिस दुकान को अधिकृत कर रखा है। तो हमें हमारा पहला कर्तव्य क्या बनता है कि वस्तु हमेशा अधिकृत विक्रेता की दुकान से ही खरीदनी चाहिए। अगर आप किसी भी कोई भी ऐसी दुकान से सामान खरीद लेते हो जिस दुकान की कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है, जिसका कोई स्थायित्व ही नहीं होता, वो दुकान 1 साल बाद भी बंद हो सकती है। आप वहां जाओगे, आपको वहां दुकान ही नहीं मिलेगी जहां से आपने सामान खरीदा था, तो फिर आपको बिल या रसीद देते घूमना कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको गारंटी मिलेगी ना, वस्तु आपकी चेंज होगी। दूसरा कर्तव्य क्या होता है, बिल या रसीद अवश्य प्राप्त करना। आप किसी भी दुकान से वस्तु खरीद रहे हो, आपने कोई भी सामान खरीदा है, उस सामान के खरीदने का प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। मान लीजिए आप वस्तु खरीद के घर आते हो, घर आते वस्तु खराब हो गई, उपयोग में नहीं आई, आप तुरंत या 1 दिन बाद में उस दुकानदार के पास में जाओगे, दुकानदार ये भी कह सकता है कि आपने मेरे से सामान खरीदा नहीं। इसलिए आप अगर कोई भी सामान दुकानदार से खरीद रहे हैं तो आपके पास में उस वस्तु को खरीदने का बिल होना चाहिए, आपके पास में ये प्रूफ होना चाहिए, आप ये प्रूफ कर सके कि मैंने आपकी दुकान से सामान खरीदा था। इसके लिए आपके पास में दुकान का बिल या उसकी रसीद जरूर होनी चाहिए। मान लीजिए आप उपभोक्ता न्यायालय में या मंच में जाते हैं, उपभोक्ता कोर्ट में अगर आप जाओगे, कंज्यूमर कोर्ट में, कोर्ट आपसे पहला प्रूफ ये मांगेगा कि आप उस दुकान का बिल या रसीद लेके आओ जिस दुकान से आपने सामान खरीदा था। हो सकता है आप द्वेषता के कारण किसी दुकानदार की शिकायत कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में बिल है, ये एक वेरीफाइड एक सबूत होता है इस चीज का कि आपने उस दुकान से सामान खरीदा है। तो हमेशा बाजार में सामान खरीदते समय, सामान को खरीदने के तुरंत बाद आप दुकानदार से बिल या उसकी रसीद अवश्य मांगिए। अगर दुकानदार आपको बिल या रसीद देने से मना करता है तो आप उस सामान को छोड़ दीजिए, उस दुकान से सामान मत खरीदें, ठीक है। ये इसका दूसरा प्रूफ है। तीसरा कर्तव्य क्या बनता है आपका, गारंटी व वारंटी की शर्तों को ध्यान से सुनना। आप दुकानदार के पास जाओगे, दुकानदार आपको वस्तुएं दिखाएगा, आप जब वस्तुओं को देख रहे होंगे, दुकानदार आपको वस्तु के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियां देगा। जब वो आपको जानकारी देगा उस समय आपको वो वस्तु की गारंटी और वारंटी के बारे में बताएगा। तो जब वो गारंटी या वारंटी के बारे में आपको बताता है, उस समय आपको उन चीजों को ध्यान से सुनना चाहिए कि दुकानदार तुम्हें गारंटी बोल रहा है कि वारंटी बोल रहा है। अगर ध्यान देना, अगर दुकानदार तुम्हें गारंटी बोल रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी वस्तु खरीदी है, अगर वो वस्तु खराब हो जाती है, निश्चित जो समयावधि दुकानदार आपको देता है, कितने साल की गारंटी है, 2 साल की गारंटी है, 5 साल की गारंटी है, और 2 साल की गारंटी है, 2 साल के पीरियड काल में अगर वो वस्तु खराब हो गई तो दुकानदार गारंटी के तहत आपको वस्तु तुरंत या चेंज करके देगा। मान लीजिए आपने फॉर एग्जाम्पल एक पंखा खरीदा है और पंखा 1 साल के बाद में खराब हो गया और पंखे की गारंटी है, तो दुकानदार आपको पंखा तुरंत या चेंज करके देगा, दूसरा पंखा देगा उस पंखे के बदले में। अगर मान लीजिए कि दुकानदार आपको वारंटी दे रहा है, अगर वो वारंटी देता है तो वारंटी का मतलब ये होता है कि आपने पंखा जो खरीदा है 1 साल के बाद में वो खराब हो गया, खराब होने के बाद में जब भी आप दुकानदार के पास में जाओगे तो उस पंखे का कौन सा उपकरण खराब हुआ है, वो उपकरण ही चेंज किया जाएगा, आपको वही पंखा ठीक करके दोबारा वापस रिपीट किया जाएगा, दे दिया जाएगा। यानी उसमें वस्तु तुरंत या रिप्लेसमेंट नहीं होती है, जो वस्तु खराब हुई है उसी वस्तु में क्या खराबी है उस खराबी को ठीक करके और वही चीज आपको दोबारा दे दी जाएगी। ये होती है वारंटी। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप बाजार में सामान खरीदने के लिए जाते हैं एज ए कस्टमर, एक उपभोक्ता के तौर पर,
आपका ये कर्तव्य बनता है वहां पर, या आपका दायित्व है कि आप दुकानदार के द्वारा बताई गई गारंटी या वारंटी की शर्तों को बहुत ध्यान से सुने। हो सकता है कि दुकानदार तुम्हें वारंटी बता रहा है तो उसे गारंटी समझ लेते हो, बाद में एक झगड़े का कारण बनता है और आप एक लोभ में आकर लालच में आकर वस्तु खरीद भी लेते हो कि गारंटी है पूरी, वस्तु खराब हो जाएगी हम बदलवा लेंगे, लेकिन दुकानदार तुम्हें वारंटी बता रहा है तुम उसे गारंटी समझ रहे हो। लेकिन गारंटी और वारंटी में क्या फर्क होता है, जो डिफरेंस होता है वो हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो हमारा तीसरा कर्तव्य क्या होता है, गारंटी और वारंटी की जो भी शर्तें होती हैं उनको बहुत ही ध्यान से हमें सुनना चाहिए कि दुकानदार हमें गारंटी दे रहा है या वारंटी दे रहा है। चौथा, वस्तु के वजन को देखना। वस्तु खरीदते समय जो भी प्रसंस्कृत वस्तुएं आती हैं, जो डिब्बाबंद वस्तुएं आती हैं, उन वस्तुओं के अंदर का जो वजन होता है वो डिब्बे पर अंकित वजन से कई बार डिफरेंट होता है, उसमें अलग होता है। मान लीजिए कि डिब्बे के ऊपर लिखा होता है 1000 मिलीलीटर लिखा होता है, मान लीजिए, या डिब्बे के ऊपर मान लीजिए 1 लीटर लिखा हुआ है। आप डिब्बे को खोलते हो, उसके अंदर जो पैकेट निकलता है जिसमें वास्तविक वस्तु होती है उस पैकेट में, उस पर 800 ml लिखा हुआ है। यही आपको 200 ml का नुकसान हो गया, 200 ग्राम का नुकसान हो गया। मान लीजिए इसी वस्तु के अंदर किसी डिब्बे के ऊपर 1000 ग्राम लिखा हुआ है, 1 किलोग्राम लिखा हुआ है, और वस्तु के अंदर का वास्तविक वजन 800 ग्राम निकल रहा है, 200 ग्राम का नुकसान हो गया। इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि क्या डिब्बे पर अंकित जो भी वजन है, क्या वास्तविक वस्तु का वजन उतना है। अगर उतना वजन नहीं है तो फिर हमें उस वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए, या तुरंत हमें उस दुकानदार को उसके बारे में अवगत करा देना चाहिए। पांचवा कर्तव्य क्या होता है, वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना। जब भी आप कोई वस्तु खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, बाजार में जाते ही आप किसी वस्तु का चयन करते हैं। चयन करते समय आपको ये सावधानी रखनी चाहिए, आपको ये देखना चाहिए मैं जिस वस्तु को खरीद रहा हूं उस वस्तु के बारे में क्या क्या जानकारियां मुझे जुटा लेनी चाहिए, ताकि मैं बाद में ठगी का शिकार न हो, मेरे को किसी प्रकार का पश्चाताप ना हो। वस्तु कई बार खराब निकल जाती है, तो इसलिए जब भी आप वस्तु खरीदने के लिए बाजार में जाते हो तो एज ए कस्टमर आपको पांचवा आपका कर्तव्य ये बनता है कि आपको वस्तु के बारे में पूरी जानकारी उसी समय जुटा लेनी चाहिए। वस्तु कब बनी है, वस्तु कहां बनी, वस्तु मान लीजिए कि किसी प्रमाणक चिन्ह जो भी वास्तविक शुद्धता की कठोर जो उसकी कसौटी होती है, क्या उसको खरी उतर रही है कि नहीं उतर रही है, इसके लिए मानो प्रमाणक चिन्ह जारी किए जाते हैं। आप कोई भी खाद्य सामग्री खरीद रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक मार्क है कि नहीं है, ये उसकी प्रामाणिकता, उसकी शुद्धता, उसकी वास्तविकता को प्रकट करती है कि अगर कोई भी खाद्य सामग्री आप दुकानदार से खरीद रहे हैं और वो एग मार्क चिन्ह उस पर लगा हुआ है या वो वस्तु एग मार्क है, तो ये मान लीजिए कि वस्तु में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। अगर आप इस वस्तु का इस्तेमाल करोगे तो आपके स्वास्थ्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो पांचवा होगा कि वस्तु के बारे में पूरी जानकारी लेना, वस्तु एक्सपायर डेट की होनी चाहिए, डिब्बे पर तुरंत देख लेना चाहिए वस्तु का बनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, वस्तु पर अंकित मूल्य कितना है। मान लीजिए वस्तु पर लिखा होता है 120 रुपए, अगर उस पर एमआरपी लिखी हुई तो इस पर तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। तोड़ मरोड़ जानते हो क्या? देखो तोड़ मरोड़ का मतलब क्या होता है कि एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, खुदरा मूल्य अधिकतम तय किया जाता है। कंपनी जब वस्तु को बाजार में बेचती है तो उस पर अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर देता है कि लास्ट की वस्तु चाहे किसी भी पॉइंट में बिके, हर एक दुकानदार को इससे फायदा होगा, इसलिए वो वस्तु पर अधिक से अधिक मूल्य लिखती है। तो ऐसी स्थिति में जहां एमआरपी होती है, हमें दुकानदार के साथ में मोल भाव करना चाहिए। दुकानदार कह रहा है मैं 5 रुपए लूंगा, आप बोलो नहीं 4 रुपए दूंगा, ठीक है। तो एक तो होती है एमआरपी, हमें मोल भाव भी करना चाहिए, वस्तु के बारे में हमें ये जानकारी देखनी चाहिए कि वस्तु का मूल्य कितना है। कई बार दुकानदार 5 रुपए लिखे होते 6 रुपए काट लेता है, 120 रुपए ले लेता है, 130 रुपए ले लेता है। तो ऐसी स्थिति में हमें एमआरपी को ध्यान से देखना चाहिए, उसकी महत्वपूर्ण जानकारी है।
जो हमारे नोटिस में होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वस्तु पर हमें देखना चाहिए कि वस्तु कहां बनी है, वस्तु का टिन नंबर क्या है। मान लो कोई लिक्विड वस्तु आप खाद्य पदार्थ खरीद रहे हो, उनका टिन नंबर अवश्य देखना चाहिए। वस्तु किसी रजिस्टर्ड, मतलब जो भी आप वस्तु खरीद रहे हो क्या वो कोई लोकल कंपनी की तो नहीं है, रजिस्टर्ड जो भी कंपनियां होती हैं, बहुप्रतिष्ठित जो कंपनियां होती हैं उन कंपनी का सामान होना चाहिए। क्योंकि कई प्रकार की खाद्य सामग्रियां होती हैं वो लोकल कंपनियां बाजार में उतार देती हैं। उन खाद्य पदार्थों को बनाते समय ग्राहकों के स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनको अधिक मुनाफा कमाने के लिए वस्तु को एक घटिया क्वालिटी के तौर पर बाजार में पेश करते हैं। हमें ऐसे सामान से बचना चाहिए। इसके अलावा वस्तु का अंतिम उपयोग या वस्तु के अंतिम उपयोग की तिथि क्या है, आप इस वस्तु को किस तिथि तक इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि दुकानदार आपको ऐसी वस्तु दे देता है जिसकी 2 महीने पहले ही एक्सपायर डेट हो चुकी है, यानी उसकी उपयोग की अंतिम तिथि आज से 2 महीने पहले ही गुजर गई। अब अगर आप उस वस्तु को उपयोग में लोगे तो आपके स्वास्थ्य पर साइड इफेक्ट हो सकता है, यहां तक कि कई बार जान भी जा सकती है। तो हमें बाजार से वस्तु खरीदते समय ये देखना चाहिए कि हम जो वस्तु खरीद रहे हैं क्या वस्तु एक मार्क है। दूसरी बात, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक सामान खरीद रहे हैं, बिजली का कोई भी सामान खरीद रहे हैं, ISI मार्क है कि नहीं। अगर मान लीजिए आप कोई सोने का सामान खरीद रहे हैं, सोने की कोई धातु के रूप में उसको काम में ले रहे हो, कोई आभूषण खरीद रहे हो, सोने की बिस्किट खरीद रहे हो, क्या वो हॉलमार्क है कि नहीं। ये उनके प्रमाणित चिन्ह होते हैं जो उनकी वास्तविक शुद्धता को प्रकट करते हैं। ये वस्तु के बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके अलावा संपर्क स्थापित करना। संपर्क स्थापित करने का मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए किसी दुकान से सामान खरीद रहे थे, आप इन चीजों पर ध्यान भी दे रहे हो, अपने कर्तव्यों से आप वाकिफ ही हैं, फिर भी मान लीजिए आपके साथ में किसी प्रकार की धोखाधड़ी हो जाती है, आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो गई, आप ठगी के शिकार हो गए, आपको गलत वस्तु दे दी गई, आपसे अधिक मूल्य ले लिया गया, या आपको कोई भी एक्सपायरी डेट की वस्तु आपको प्रदान कर दी गई, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत उपभोक्ता जो मंच होता है उससे संपर्क स्थापित करना चाहिए। संपर्क स्थापित करने का मतलब कि इसके लिए सरकार ने एक उपभोक्ता मंच बना रखा है जिसकी स्त्री न्याय व्यवस्था होती है। मैंने आपको कल बताया था कि इसमें 20 लाख रुपए तक के विवाद होते हैं, जिला उपभोक्ता मंच में आते हैं, 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के विवाद होते हैं, राज्य उपभोक्ता मंच में आते हैं, 1 करोड़ रुपए से ऊपर के जो भी विवाद होते हैं वो राष्ट्रीय आयोग के राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में सुने जाते हैं। इसके अलावा राज्य उपभोक्ता मंच और राष्ट्रीय उपभोक्ता जो मंच होता है, इनको अधीनस्थ जो भी न्यायालय होते हैं, जैसे राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच को राज्य उपभोक्ता मंच के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार होता है, और राज्य उपभोक्ता मंच को जिला उपभोक्ता मंच के फैसले के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार होता है। यानी अपीलीय न्यायालय होते हैं, यहां पर आप अपील कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी गलत सामग्री दी जाती है, आपको एक्सपायरी डेट की वस्तु प्रदान की जाती है, आप ठगी के शिकार हो जाते हैं, या आपके साथ में कोई भी धोखाधड़ी हुई है, कम वजन आपको प्रदान किया गया है, ऐसी स्थिति में आप तुरंत उपभोक्ता मंच से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वहां पर अपना वाद या विवाद जो भी है उसको दायर करवा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे उपभोक्ता के कर्तव्य हो गए। पहला, हमेशा वस्तु अधिकृत विक्रेता की दुकान से खरीदनी चाहिए। कोई भी जो भी छोटी मोटी दुकानें होती हैं, रिटेलर्स जो दुकानें होती हैं, जिन दुकानों की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, जिनकी कोई साख नहीं होती, ऐसी दुकान से हमें कभी भी सस्ते के चक्कर में वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरा, वस्तु खरीदते समय उसका बिल या रसीद अवश्य लेनी चाहिए ताकि आपके पास में प्रूफ हो कि आपने उस दुकान से सामान खरीदा है। तीसरी, वस्तु की गारंटी या वारंटी की शर्त होती है, उसको ध्यान से सुन लेना चाहिए। दुकानदार तुम्हें गारंटी दे रहा है या वारंटी दे रहा है, गारंटी और वारंटी को आराम से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। चौथा, वस्तु के वजन को देखना, डिब्बे पर कितना वजन अंकित है, वस्तु के अंदर का वास्तविक वजन क्या है, दोनों में फर्क तो नहीं है, डिफरेंस आ रहा है तो आप दुकानदार को अवगत कराओ, नहीं तो आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। पांचवा, वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, वस्तु कब बनी, वस्तु कहां बनी, वस्तु का टिन नंबर क्या है, वस्तु के ऊपर अंकित वजन कितना है, वस्तु के अंदर का वास्तविक वजन कितना होता है, वस्तु के उपयोग की अंतिम तिथि क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है, और वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, और उस पर भी आप मोल भाव कर सकते हैं।
और संपर्क स्थापित करना। इन तमाम के बाद भी अगर आप ठगी के शिकार हो जाते हैं, नहीं राउंडिंग में कर रहा हूं आपको, अगर इतनी चीजों का ध्यान रखोगे, इतने कर्तव्यों का आप निर्वहन करेंगे तो आप ठगी के शिकार नहीं होंगे। फिर भी मान लीजिए आप ठगी के शिकार हो जाते हैं तो आपको तुरंत उपभोक्ता मंच से संपर्क स्थापित करना चाहिए। उस दुकानदार, उस कंपनी के खिलाफ आपको उपभोक्ता मंच में अपील करनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया उपभोक्ता के कर्तव्य। अब यहां हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो उपभोक्ता होता है उसका शोषण किस प्रकार से होता है। देखो शोषण क्यों होता है, इसका तो कारण होता है कि उपभोक्ता अज्ञानतावश, मान लो पढ़ा लिखा नहीं होता है, उपभोक्ता मायूस प्रवृत्ति का होता है, उपभोक्ता नासमझ होता है, जिसकी वजह से उपभोक्ता का शोषण हो जाता है। दुकानदार किस प्रकार से शोषण करता है, इसमें पहला मिलावट करके, दूसरा अधिक मूल्य वसूल करके, तीसरा पहला है मिलावट करके, दूसरा अधिक मूल्य वसूल करता है, तीसरा जमाखोरी के रूप में। यानी दुकानदार क्या करता है, घटिया वस्तु दुकानदार ग्राहक को बेच देता है, उसमें कई प्रकार की मिलावट कर देता है। वस्तु की शुद्धता होती है, वस्तु जो भी आप काम में ले रहे हो उस वस्तु की एक शुद्धता होती है, उस वस्तु की अपनी एक क्वालिटी होती है, उस वस्तु की अपनी एक गुणवत्ता होती है। और अगर उस गुणवत्ता में कोई अवांछित पदार्थ मिल जाता है, जैसे मान लीजिए कि मिर्च जो होती है, मिर्च अपने आप में एक गुणवत्ता, एक क्वालिटी होती है, लेकिन अगर दुकानदार उस मिर्च पाउडर के अंदर अन्य कोई दूसरा पदार्थ मिलाकर बेचने की कोशिश करता है, तो हम ये कहेंगे कि मिर्च की जो गुणवत्ता थी उस गुणवत्ता में अवांछित पदार्थों का मिलन हो गया। इसको मिलावटखोरी कहा जाता है। और ये मिलावटखोरी अधिक मुनाफा कमाने के लिए की जाती है। ये वैसे अनुचित व्यापार में आती है, व्यापार अनुचित श्रेणी में नहीं, कहीं उचित व्यापार नहीं है, क्योंकि इसमें दुकानदार होता है वो ग्राहक का शोषण करता है। दूसरा अधिक मूल्य वसूल करता है, वस्तु पर जितना मूल्य लिखा होता है उस मूल्य से अधिक मूल्य दुकानदार ग्राहक से वसूल कर लेता है। अज्ञानतावश दुकानदार ये समझ लेता है ग्राहक को पता नहीं होता है, वो मायूस प्रवृत्ति का होता है, नासमझ होता है, इसलिए उससे अधिक मूल्य ले लेता है। जमाखोरी भी उपभोक्ता का एक शोषण होता है। जमाखोरी में क्या होता है कि किसी वस्तु की बाजार में किल्लत पैदा की जाती है। अब ये किल्लत कैसे पैदा होती है, ये मांग और पूर्ति में असंतुलन पैदा किया जाता है। देखो दो चीजें होती है, एक मांग होती है और एक पूर्ति होती है, इनमें संतुलन का होना बहुत आवश्यक होता है। किसी वस्तु के बाजार में भाव क्यों बढ़ते हैं, उसके लिए दो चीजें उत्तरदायी होती है, एक मांग होती है और दूसरी पूर्ति होती है। देखिए जब बाजार में मांग अधिक होती है और पूर्ति कम होती है तो वस्तु के दाम बढ़ते हैं। ये जमाखोरी में भी आता है। मैंने कहा तुरंत ये जमाखोरी होती है, कई बार उत्पादन भी कम हो जाता है, फसल खराब हो जाती है, सब्जियां खराब हो जाती है, उत्पादन गिर जाता है, तब भी उत्पादन कम हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे दाल का उत्पादन खूब हुआ है, लेकिन व्यापारी जो होता है वो क्या करता है, दाल में स्टोर कर देता है, अपने गोदामों में दाल को स्टोरेज कर देता है, बाहर नहीं आने देता बाजार में। और जब मांग ज्यादा है, खरीदने वाले लोग ज्यादा है, वस्तु की बाजार में पूर्ति नहीं हो रही है, तो खरीदने वाले ज्यादा होंगे, मांग होगी कम, वस्तु कम मात्रा में उपलब्ध होगी, तो वस्तु के दाम बढ़ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जो दुकानदार होते हैं थोड़ा थोड़ा सामान बाजार में निकालते रहते हैं, ये जमाखोरी का एक होता है। मांग कम होती है, पूर्ति ज्यादा हो जाती है, कई बार स्थितियां विपरीत हो जाती है। कई बार जैसे मान लीजिए कि बाजार में खरीदार तो है 1 क्विंटल के और बाजार में 5 क्विंटल वस्तु आ गई। मान लीजिए हम प्याज की बात करते हैं, बाजार में प्याज 5 क्विंटल उपलब्ध हो गया, बाजार में 5 क्विंटल प्याज की उपलब्धता है, मौजूदगी है, और खरीदने वाले 1 क्विंटल के हैं, तो खरीदने वाले ज्यादा, पूर्ति ज्यादा हो गई, मांग कम हो गई,
वस्तु ज्यादा होगी, खरीदने वाले लोग कम है, ऐसी स्थिति में वस्तु के दाम गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये जमा होने के अंतर्गत है। ठीक, इस प्रकार से उपभोक्ता होता है, वो ग्राहक जो भी होता है, एक उपभोक्ता का दुकानदार इसी प्रकार से शोषण करता है। ठीक है, तो आपका उपभोक्ता इसको 3 जगह बांट कर पढ़ेंगे। ये जो अध्याय है इसमें सबसे पहले हमने उपभोक्ता के बारे में पढ़ा था। अब हम विधिक जागरूकता के बारे में पढ़ेंगे कि उपभोक्ताओं के शोषण क्यों हो रहे हैं। उपभोक्ता को विधि का मतलब कानूनी जागरूकता उसमें नहीं पाई जाती है। विधिक जो जागरूकता होती है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जनता को कानून से संबंधित सामान्य बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तिकरण करना। कि एक उपभोक्ता जो व्यक्ति होता है, एक जो आम आदमी होता है, उसके कौन कौन से कानूनी अधिकार होते हैं, उसके कौन कौन से हक हैं, कानूनी हक, उन कानूनी हकों के बारे में उसको जागरूक करना ताकि वो एक न्यायालय तक उसकी पहुंच हो। अगर उसके साथ कहीं भी अन्याय होता है, अगर कहीं भी उसके साथ शोषण हो रहा है उसका, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कानून तक पहुंच सके, न्यायालय तक उस व्यक्ति की अप्रोच होनी चाहिए, न्यायालय तक उस व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। इसके बारे में उसको, उस व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों से अवगत कराना, ये विधिक जागरूकता कहलाता है। तो सामान्य शब्दों में विधिक जागरूकता की परिभाषा क्या होती है कि जनता को कानून से संबंधित जिन सामान्य बातों से हम अवगत कराकर उसको सशक्तिकरण के रूप में एक मजबूत बनाते हैं, उसको सुदृढ़ करते हैं ताकि वो कानून का सहारा ले सके, वो कहीं भी ठगी का शिकार नहीं हो, उसके साथ में कहीं भी अन्याय नहीं हो। इसको विधिक जागरूकता कहा जाता है। तो विधिक जागरूकता की परिभाषा क्या होती है? जनता को कानूनी अधिकारों से अवगत कराकर उसका सुदृढ़ीकरण करना, या ये मान लीजिए कि एक जनता होती है, उसको कानूनी जो इसके अधिकार होते हैं उनसे परिचित कराए जाते हैं ताकि वो व्यक्ति एक सुदृढ़ बने, उसका सशक्तिकरण हो। ये विधिक जागरूकता कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या होती है? जनता को कानूनी अधिकारों से अवगत कराकर या उसके जो भी कानूनी अधिकार होते हैं उनसे परिचित कराकर उसका सुदृढ़ीकरण या उसका सशक्तिकरण करना विधिक जागरूकता कहलाता है। अब विधिक जागरूकता के अंतर्गत जो भी एक उपभोक्ता होता है या मान लीजिए जो भी आम जनता होती है, उसे कौन कौन से अधिकार प्रदान किए जाते हैं, या हम यूं कहें तो एक विधिक जागरूकता जो भी होता है हमारे राज्य के अंतर्गत, जो राज्य विधिक जो प्राधिकरण होता है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं। विधिक जागरूकता का शाब्दिक अर्थ होता है कि जनता को उसके कानूनी अधिकारों से अवगत कराना, उसके लिए कौन कौन से सामान्य जानकारियां होती है कानून से संबंधित। ये तो हम नहीं कह सकते कि उसको पूरा कानून पढ़ाया जाता है, लेकिन आमतौर पर उसके जीवन में कानून से संबंधित कौन कौन सी सामान्य बात उपयोग में ली जाती है, नॉर्मल जो भी कानून उसके जीवन में काम आते हैं वो जानकारी उस तक पहुंचनी चाहिए। ये विधिक जागरूकता कहलाता है। विधिक जागरूकता का पालन करवाने के लिए हमारे राज्य में राजस्थान राज्य प्राधिकरण जो एक बोर्ड होता है उसका गठन किया गया, और इसका प्रमुख कार्य जो होता है स्थायी लोक अदालतों का संचालन करना। तो पहला कार्य क्या करता है? इसको एक बार देखता हूं।
कि राजस्थान राज्य प्राधिकरण जो विधिक जागरूकता करने के लिए या जनता को जागरूक या सुदृढ़ीकृत करने के लिए, सशक्तिकृत करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। ये कौन कौन से कार्यों का निष्पादन करता है? तो राजस्थान राज्य प्राधिकरण की जो प्रमुख कार्य है उसका पहला कार्य है स्थायी लोक अदालतों का संचालन करना, ये इसका पहला कार्य है। इस प्रकार की अदालत जो जिनको हम लोक अदालत बोलते हैं, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, या जनता के लिए जो भी आजकल आपने देखा होगा गांव में जो भी प्रशासन गांव के संग या गांव में जो शिविर लगाए जाते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई भी आम व्यक्ति को समस्या होती है, कोई रेवेन्यू बोर्ड का मामला होता है, कोई किसी भी प्रकार की जो भी छोटे मोटे किसान से संबंधित जो समस्या आती है, उसके जीवन में कोई रास्ते का विवाद होता है, जमीन जायदाद के जो भी मामले होते हैं, उसी समय जो भी उस क्षेत्र के जितने भी मुख्य अधिकारी होते हैं वहां मौजूद होते हैं और उनके सामने उसका निस्तारण कर दिया जाता है। तो ये पहला होता है स्थायी लोक अदालत का संचालन, ये राजस्थान राज्य प्राधिकरण का पहला कार्य होता है। इसका दूसरा कार्य होता है निवारक एवं अनुकूल विधिक सहायता कार्यक्रमों की जानकारी देना। जागरूकता की जानकारी देना। इसके अंतर्गत मान लीजिए कि कोई भी गांव के अंतर्गत कहीं भी दीवारों पर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन या आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से ये जनता को इस प्रकार के जो भी विधिक जागरूकता से संबंधित जो भी या सहायता के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उनकी जानकारियां समय समय पर जनता को दी जाती है, ताकि जनता विधिक यानी कानून से संबंधित जागरूक बने। विधिक जो सहायता होती है कि उसमें जनता को ये बताया जाता है भाई आपके लिए जो भी कानून होते हैं वो कानून आपके अनुकूल स्थिति में आप उनका किस प्रकार से फायदा ले सकते हैं। इसके लिए जनता को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए, उसको जागरूक बनाने के लिए सरकार समय समय पर जनता के लिए अखबारों के माध्यम से, लेख प्रकाशित करके, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, गांव के अंतर्गत अनाउंसमेंट के माध्यम से या दीवारों पर जगह जगह नारे लिखवाकर ये जनता को सुदृढ़ या उसको एक जागरूक करने का प्रयास किया जाता है कि आपके लिए कौन कौन से विधिक सहायता कार्यक्रम होते हैं, आप कहां कौन सी जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं, ये जनता तक पहुंचाई जाती है। तीसरा, राजस्थान राज्य प्राधिकरण का तीसरा कार्य होता है कि जो भी ग्रामीण जनता होती है, जो भी पिछड़े हुए लोग होते हैं, जो गांव में निवास करते हैं, मान लीजिए कि वो असाक्षर होते हैं, जो अज्ञानतावंश, जिनको कानून का ज्ञान नहीं होता, अगर उनके साथ में कहीं भी किसी प्रकार का अन्याय होता है, उनका शोषण होता है, तो वो अपना वकील नहीं बना सकते हैं, उनके पास में धन का अभाव होता है। इन्हीं प्रकार से जो अपने कानूनी हक की लड़ाई करते हैं, ऐसे लोग अपने अधिकारों के लिए जूझते रहते हैं, उन लोगों को उनके कानूनी हकों की जानकारी देना, ये राजस्थान राज्य प्राधिकरण का तीसरा प्रमुख कार्य होता है। राजस्थान राज्य प्राधिकरण का तीसरा प्रमुख कार्य क्या होता है कि जो भी गरीब या पिछड़े हुए जो लोग होते हैं, पिछड़े हुए तबके के लोग होते हैं, उनको उनके कानूनी जो भी हक होते हैं या जो अधिकार होते हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करना। गरीब एवं पिछड़े तबके के लोगों को कानूनी अधिकारों एवं हकों के बारे में जानकारी देना कि जो गरीब या पिछड़े हुए लोग होते हैं उनके कौन कौन से कानूनी अधिकार होते हैं, उनके कानूनी हक क्या है। ये कानूनी हकों की जानकारी समय समय पर राजस्थान राज्य प्राधिकरण जो बोर्ड होता है वो गांव में लोगों को जानकारी पहुंचाता है।
उनको अवगत कराता है कि आपके क्षेत्र में आपके लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां होती है, आपके लिए आपके कानूनी हक क्या है, जो कानूनी हक आपको प्राप्त होने चाहिए। कोई भी आपका शोषण नहीं करे, कोई भी आपकी जमीन जायदाद पर नाजायज किसी प्रकार का कब्जा नहीं करे। आपको सरकार के द्वारा दी जाने वाली कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आपके लिए प्रदान की जाती है लेकिन आप तक नहीं पहुंचती है, इसका मुख्य कारण आपकी अज्ञानता होती है। आपको उन चीजों का उपयोग करना चाहिए, अपने लिए जो भी अधिकार होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आपको बहुत सारी जानकारी का पता नहीं होता है। ये जानकारियां राष्ट्रीय राज्य प्राधिकरण जो बोर्ड होता है वो लोगों को गांव गांव में जाकर उनके कानूनी हक या जो अधिकार होते हैं उनके बारे में जानकारियां प्रदान करता है। धन्यवाद।